एक यंग हिंदू पुजारी जिसकी जिंदगी पूजा, अनुशासन और आस्था से भरी हुई है। वो शांति से अपना जीवन जी रहा होता है, लेकिन उसकी ये शांत भरी दुनिया तब हिल जाती है जब उसका सामना एक अनजानी आत्मा से होता है। शुरू शुरू में उसे बस ये उसका एक भ्रम लगता है, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारी घटनाएं होती है, ये बात सिर्फ डर तक सीमित नहीं रह जाती। ये उसे आत्मा, जीवन और विश्वास के गहरे अर्थों की तरफ खींचती ले जाती है। उस आत्मा की हर मुलाकात उसके विश्वास को हिला देती है और उसे उन सवालों से रूबरू कराती है जिनसे अब तक वो बचता आया था। तो दोस्तों, क्या सच वही है जो आंखों से दिखता है, या फिर ये सब कुछ सिर्फ माया है? अब ये सफर डर से शुरू होकर आत्मा की खोज की तरफ बढ़ता है। तो क्या ये पुजारी लड़का इस आत्मा के रहस्य को सुलझा पाएगा या नहीं? यही देखेंगे हम आज की हॉरर सुपरनेचुरल कहानी में, जिसका नाम है सर्वम माया। दोस्तों, ये मूवी हाल ही में 2026 में आई है, जिसे डायरेक्ट किया है अखिल सत्यान जी ने, और IMDb पर 5000 से भी ज्यादा लोगों ने इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो रेटिंग देखकर तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी धमाकेदार होगी। इसलिए इस इंटरेस्टिंग कहानी को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, आप हमारे चैनल की वीडियोस तो देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम जल्द ही 50,000 सब्सक्राइबर का नंबर पार कर सके, और आगे हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार साउथ के मूवीज लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है गाना बजाने वाले ग्रुप से, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक गिटार बजाने वाले प्रपेंदु को देखते हैं, जो कि हमारी कहानी का हीरो है। अब उसका ग्रुप यूरोप के एक कॉन्सर्ट का प्रोग्राम करने के लिए जा रहा होता है, और कुल मिलाकर इस ग्रुप में 15 लोग होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि प्रपेंदु के अलावा बाकी 14 लोगों का वीजा आ चुका है, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से इस ग्रुप को जिसने स्पॉन्सर किया था, वहां से उन्हें थोड़े पैसे आए, इसलिए प्रपेंदु को कट करना पड़ा। यानी कि अब प्रपेंदु यूरोप वाले कॉन्सर्ट में नहीं जा सकता था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि घर में कुछ दिक्कतों की वजह से प्रपेंदु काफी दिनों से अपने घर पर भी नहीं गया था, और फिलहाल वो एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहता था। लेकिन अब वो यूरोप टूर के प्रोग्राम के लिए जाएगा, तो उसने सोचा कि 2 महीने का किराया बेकार में क्यों जाने दो, इसलिए प्रपेंदु ने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर उसके ग्रुप का मैनेजर प्रपेंदु से आकर कहता है कि यार, एंड टाइम पर स्पॉन्सर ने धोखा दे दिया, इसलिए हमारे पास पैसों की थोड़ी कमी हो चुकी है, जिस वजह से हम यूरोप के ट्रिप पर तुम्हें नहीं ले जा सकते। अब ये बात सुनकर प्रपेंदु तो बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन मैनेजर उसे समझाता है, उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि देखो प्रपेंदु, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हारे घर पर तो तुम्हारे पापा की 70वीं सालगिरह मनाने वाले हैं ना, यही बताने के लिए तुम्हारे बड़े भाई ने फोन भी किया था। तो तुम्हारा ट्रिप कैंसिल हो गया है, तो तुम कुछ महीनों के लिए घर चले जाओ, इससे तुम्हारे परिवार को भी बहुत खुशी होगी। और वैसे भी इस यूरोप ट्रिप पर कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं होने वाली है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर कुछ अच्छा कर सकते हो। कुछ नया सा म्यूजिक बनाओ, उसे डायरेक्टर को दिखाओ, तब तक हमारी टीम 2-4 महीने में आ जाएगी, तो उसके बाद फिर से तुम हमारे बैंड के साथ जुड़ जाना। अब दोस्तों, ना चाहते हुए प्रपेंदु को ये बात माननी पड़ती है, और वो अपने घर पर जाने के लिए राजी हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं प्रपेंदु अपने गांव वापस आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ब्राह्मण परिवार से होता है। प्रपेंदु के पापा नीलकंठ थंबितिरी बहुत बड़े पूजा पाठ करने वाले पंडित जी होते हैं। उनके नाम का पूरे शहर में बोलबाला था, और आज उनके घर पर उनका 17वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें कि कुछ मंत्री लोग भी शामिल हुए थे। अब यहाँ पर हमें प्रपेंदु के बड़े भाई को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है दीपांकुरन नंबिथिरी। दीपांकुरन तो हमेशा VIP पूजा करने के लिए इंडिया से बाहर ही रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन प्रपेंदु एक नास्तिक था। घर के सामने वाले जगह पर जन्मदिन का जश्न चल रहा था, इसलिए प्रपेंदु घर के पिछले वाले रास्ते से आता है। तो घर के पीछे उसकी माँ ने पप्पू नाम के कुत्ते को पाल रखा था। वो कुत्ता उसे वहाँ पर मिलता है, और दरअसल दोस्तों, प्रपेंदु की माँ कुछ साल पहले गुजर चुकी थी, और अब ऐसे ही प्रपेंदु धीरे से अपने पिता के जन्मदिन के जश्न पर हिस्सा न लेते हुए अपने बड़े चाचा के कमरे में चला जाता है। वो अपने चाचा के साथ बहुत ही अच्छे से और मस्ती से बात करता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रपेंदु और उसके चाचा के बीच का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ खुशी से बात करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। अब उसके बाद प्रपेंदु अपने कजन रूपेश नंबिथिरी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल दोस्तों, रूपेश वो इंसान है जो गांव में सभी तरह की पूजा पाठ करता है। प्रपेंदु रूपेश से मिलने के लिए गया था क्योंकि उसका ऑर्केस्ट्रा ग्रुप यूरोप से लौटने में अभी 2-3 महीने बाकी थे, और तब तक प्रपेंदु यहाँ पर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। उसे अपना गुजारा चलाने के लिए पैसे कमाने थे, क्योंकि वो अपने घर से पैसे नहीं ले सकता था, या फिर यूं कहो कि लेना नहीं चाहता था। उसके अपने पापा से नहीं बनती थी, तो अब 2-3 महीनों के लिए कुछ काम मिल जाए, यही पता करने के लिए वो अपने कजन ब्रदर रूपेश के पास आता है। अब दोस्तों, रूपेश के साथ उसका असिस्टेंट काम कर रहा था। वो लड़का श्रीकुट्टन बहुत ही चालाक होता है। रूपेश भी उससे तंग आ गया था और उसे रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा था। तो प्रपेंद्र रूपेश के पास आता है और उसे
उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ महीने के लिए कोई काम मिल जाएगा। तो रुपेश उससे कहता है तू मेरा रिलेटिव है, अच्छा दोस्त है, 20 साल तक तुमने पूजा पाठ करने का सारा काम सीख लिया है, तो क्यों ना तू मेरा असिस्टेंट बन के काम करे, जितने भी पैसे मिलेंगे हम आधे आधे बांट लेंगे। अब दरअसल दोस्तों प्रपेंदु पहले पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी जिस वजह से वो फिलहाल भगवान पर भरोसा नहीं करता, यानी कि वो एक तरह से नास्तिक होता है। अब शुरू में तो वो ये काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन रुपेश उसे अच्छे से समझाता है, कहता है कि देख मैं तुम्हें ये काम लाइफ टाइम करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, कुछ महीनों की तो बात है, तू मुझे पूजा पाठ करने में हेल्प कर, मैं तुम्हें उसके हिसाब से पैसे दे दूंगा। तो अब थोड़ा बहुत सोचने के बाद प्रपेंदु ये काम करने के लिए मान जाता है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, प्रपेंदु भले ही नास्तिक हो, लेकिन 20 साल की उम्र तक वो पूजा पाठ करता था, क्योंकि उसके घर का माहौल ही वैसा था और उसके पिता ही बहुत बड़े पुजारी होते हैं, इसलिए उसे बहुत सारे मंत्र याद थे। फिर बाद में वो कहीं डाइवर्ट हो गया और उसने गिटार को ही अपना पैशन बना लिया। ये पूजा पाठ वगैरह सब कुछ छोड़कर वो उसी में लग गया। प्रपेंदु बीच बीच में फिल्मों के लिए स्टूडियो में म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ महीने में 1-2 बार। उसके पास लगातार कोई काम नहीं था, इसलिए वो रुपेश के साथ असिस्टेंट बनकर काम करने में तैयार हो जाता है। अब दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, प्रपेंदु रुपेश के साथ अलग अलग तरह की पूजा पाठ करने के लिए जाता है। किसी के घर पर वास्तु शांति हो, किसी ने नई गाड़ी ली हो, या फिर किसी और तरह की पूजा। इस तरह से अलग अलग पूजा में वो रुपेश का असिस्टेंट बनकर जाता है और हम देखते हैं कि ये लोग कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। अब ऐसे ही एक दिन किसी के घर पर पूजा थी। पूजा खत्म होने के बाद ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और उनके पास में कुछ लोग वहाँ पर झूला कितना मजबूत है ये चेक कर रहे थे। तो वो लोग उस झूले के ऊपर रुपेश को बैठने के लिए कहते हैं। अब रुपेश और कुछ बच्चे उस झूले पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वो झूला टूट जाता है, जिससे कि रुपेश नीचे गिर गया था और उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे गिर गए थे। इस वजह से रुपेश की गर्दन और कमर में चोट लग जाती है और इस एक्सीडेंट की वजह से वो बिस्तर पर लेट जाता है। यानी कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने के बाद कहा था कि तुम कुछ महीने काम नहीं कर सकते, अब बस तुम्हें आराम ही करना होगा। फिर रुपेश प्रपेंदु से कहता है कि अब देख मेरी जगह पर तू पूजा पाठ करने के लिए चला जा। लेकिन पहले तो प्रपेंदु मना करने लगता है, पर रुपेश उसे कहता है कि अगर तू यहाँ पर कुछ महीने रहने वाला है तो ये काम करने में क्या दिक्कत है, हमें इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी तो मिल रहे हैं, मेरे नाम से हमें क्लाइंट मिलेंगे और तुम उनके घर पर जाकर पूजा पाठ करके आ जाना, जितने भी पैसे मिलेंगे हम 50-50% बांट लेंगे। तो प्रपेंदु कहता है कि नहीं मैं 60% लूंगा और तुम्हें 40% लेना होगा। तो इसके लिए रुपेश भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं सारी पूजा पाठ प्रपेंदु ही करने लगता है, साथ ही बीच बीच में प्रपेंदु स्टूडियो जाकर म्यूजिक भी रिकॉर्डिंग करते रहता है। अब इसी बीच प्रपेंदु का एक म्यूजिक हिंदी के विराज त्रिवेदी नाम के म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद आ जाता है। वो म्यूजिक डायरेक्टर अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रपेंदु का म्यूजिक लेना चाहता था और ये बात जानकर प्रपेंदु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये लोग कुछ ही दिनों में वो म्यूजिक रिकॉर्ड करके किसी फिल्म में इस्तेमाल करने वाले थे। इस तरह से प्रपेंदु बिना किसी धूमधाम के खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है। अब इसी बीच हम देखते हैं रुपेश को पलक करके एक वकील के घर पर पूजा करने का काम मिलता है। अब दरअसल उस वकील के बेटे अविनाश के ऊपर भूत प्रेत का साया था, ऐसा वो लोग बता रहे थे और वही भूत भगाने के लिए इन्हें पूजा करने के लिए बुलाया जा रहा था। अब रुपेश यही बात प्रपेंदु को बताता है। ये बात जानकर प्रपेंदु उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसी पूजा नहीं करूंगा और मुझे तो भूत भगाने वाली कोई भी पूजा नहीं आती। तो रुपेश उसे कहता है कि मंत्र मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बस तुम पूजा में मंत्र फूल पत्ते आग की मात्रा बढ़ा देना, इतना करोगे तो काफी होगा, इससे में वो जो कोई भी आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी। इस तरह से वो प्रपेंदु को समझाने लगता है, लेकिन प्रपेंदु बहुत ज्यादा डरने लगता है। लेकिन फिर भी रुपेश उसे हिम्मत देता है और ये भी कहता है कि वो लोग हमें इस पूजा के 60,000 रुपए दे रहे हैं, तो देखो कितनी बड़ी अमाउंट है, इसलिए तुम कैसे भी करके पूजा संपन्न करके आ जाओ। तो दोस्तों फिर क्या था, प्रपेंदु भूत प्रेत की परेशानी दूर करने के लिए उस घर पर पहुंच जाता है। वहां पर उस लड़के के माता पिता बहुत परेशान थे। वो बताने लगते हैं कि कुछ दिनों से हमारा बेटा अविनाश कुछ अजीब से हरकतें कर रहा है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा। हमने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें लगा कि कोई दूसरा मैटर हो सकता है, तो पूजा पाठ करने के लिए आपको बुला लिया। अब उसके बाद उस लड़के अविनाश को बुलाया जाता है। ये लोग पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। अविनाश से पूछने पर वो बताता है कि मेरे साथ हमेशा एक लड़की रहती है, मैं उसे देख सकता हूँ, उसकी बातें सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लगता है और इसी वजह से वो इधर उधर
नहीं देख रहा था और चुप था, और हम देख पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। अब प्रपेंदु अविनाश को देखकर उसके पिता दिलीप से पूछता है कि क्या आपने इससे पहले डॉक्टर को दिखाया? दिलीप बताता है कि हाँ, हमने उसे डॉक्टर को दिखाया है, उसकी दवा भी चल रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। वैसे ये पूजा पाठ में मुझे भरोसा नहीं है, बस मैं ये सब कुछ अपने पत्नी के कहने पर कर रहा हूँ। तो अब थोड़ी देर में प्रपेंदु अपना रिचुअल करके पूजा शुरू कर देता है। कुछ अलग ही तरह के बड़े बड़े मंत्र पढ़ने लगता है। और दोस्तों, थोड़ी देर में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पूजा के आधे में ही अविनाश की सारी समस्या ठीक हो जाती है। वो लड़का अविनाश पूजा में ही उठकर एकदम नॉर्मल तरीके से बात करने लगता है, जैसा कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। अब थोड़ी देर पहले बहुत डरा हुआ बच्चा और अब नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, खुश है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और शॉकिंग बात तो ये थी कि प्रपेंदु खुद भी ये सब कुछ देखकर शॉक था। अब प्रपेंदु ने पूजा में बहुत सारे तांत्रिक मंत्र इस्तेमाल किए तो थे, लेकिन जैसा कि हमें पता है वो नास्तिक है, भगवान पर भरोसा नहीं करता। पर यह घटना देखकर वो भी हैरान हो जाता है। अब उसके बाद प्रपेंदु यही बात रूपेश को जाकर बताता है, तो रूपेश तो अपनी ही बड़ाई करने लगता है। कहता है कि मैंने बताया था ना, मैंने जो मंत्र दिए थे वो बहुत ही पावरफुल थे, इसी वजह से वो आत्मा भाग गई। और दोस्तों, इस घटना के बारे में गाँव के बहुत सारे लोगों को भी पता चल जाता है। गाँव के कुछ लोग कहने लगते हैं कि प्रपेंदु ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, आत्मा को भगाकर एक लड़के की जान बचा दी। अब दोस्तों, अगले दिन हम देखते हैं प्रपेंदु एक घर पर पूजा करने के लिए जाता है, फिर वहां से पैसे लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। वो उसके चारों तरफ घूमने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है श्रीकुट्टन, जो कि इससे पहले रूपेश का असिस्टेंट हुआ करता था, पूजा में उसके साथ मदद करता था। लेकिन अब श्रीकुट्टन प्रपेंदु को धमकी देने लगता है। कहता है कि मैं इससे पहले रूपेश के साथ काम करता था, लेकिन अब तुम दोनों बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे हो और बहुत पैसे भी कमा रहे हो। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ, आगे से पूजा पाठ का सब काम मैं देख लूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बुरी हालत होगी। इस तरह से प्रपेंदु को धमकी देकर अपनी स्कूटी लेकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक श्रीकुट्टन के स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गाड़ी कौन कंट्रोल कर रहा है, और इसी में वो स्कूटर सामने वाले दुकान पर ठोक देता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट भी होता है और सब लोगों के सामने उसकी बेइज्जती भी हो जाती है। खैर, अब दोस्तों, उसके अगले दिन हम देखते हैं प्रपेंदु के घर पर एक कुरियर बॉय आता है। दरअसल किसी लड़की के कुर्ते का पार्सल आया था और पेमेंट भी हो चुका था प्रपेंदु के क्रेडिट कार्ड से। प्रपेंदु उसे कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैंने तो ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया है, तुम ये सब कुछ रिटर्न ले जाओ। लेकिन डिलीवरी बॉय कहता है कि सर, इसके लिए आपको ऐप में रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी होगी, फिर 1-2 दिन बाद में आकर ले जाऊंगा, फिलहाल इसे आपको रखना होगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब उसके बाद से प्रपेंदु के साथ और भी अजीब सी घटनाएं होने लगती है। वो अपना फोन चेक करता है तो उसने नए नए एप्स इंस्टॉल होते हैं। साथ ही उसके व्हाट्सएप डीपी पर जो फोटो उसने लगाया था वो भी किसी ने बदल दी थी और किसी कोरियन सिंगर की फोटो लगा दी थी। ये सब कुछ देखकर प्रपेंदु हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो ये बात अपने चाचा जी को भी बताता है। वो सोच रहा था कि ये सब कुछ किसने किया, और शॉकिंगली उसे पता भी कैसे नहीं चला। अब हम देखते हैं उसी रात जब प्रपेंदु सो रहा था तो कुछ आवाज सुनकर वो जग जाता है। तभी वो देखता है कि उसके कमरे में एक लड़की बैठी हुई है। उसे देखकर वो घबरा जाता है, हैरान भी होता है और सोचता है कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। वो उस लड़की को देखकर घबरा जाता है और तुरंत ही वहां से अपने चाचा जी के रूम में सोने के लिए चला जाता है। दरअसल उसे सब कुछ अपना भ्रम लग रहा था। अब अगले दिन प्रपेंदु उठता है तो वो सोचता है कि शायद उसने कल रात सपना देखा था। लेकिन दोस्तों, जब वो कमरे में जाता है तो वो लड़की वहां पर बैठी होती है जिसे कल रात उसने देखा था। अब दोस्तों, इस लड़की की बातों से पता चलता है कि वो कहां से आई है। दरअसल प्रपेंदु ने पिछली बार पलक्कड़ के वकील के बेटे अविनाश के शरीर से भूत भगाने के लिए जो पूजा की थी, उस पूजा में जो भूत अविनाश के साथ था वही भूत प्रपेंदु के साथ उसके घर तक आ गया है। अब ये जानकर प्रपेंदु बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पहले तो वो ये बात किसी को नहीं बताता, फिर तुरंत ही उस लड़के अविनाश का इलाज करने वाले डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो उस डॉक्टर को सारी बात बताता है। तो सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि अविनाश के शरीर से जैसे भूत भगाने के लिए तुमने पूजा की थी, उसी तरह की पूजा तुम अपने लिए करो और उस भूत को भगा दो। लेकिन प्रपेंदु डॉक्टर से कहता है कि मैं नास्तिक हूँ। डॉक्टर उसे पूछता है कि तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते, तो फिर ये सब पूजा वगैरह कैसे कर लेते हो, और तुम भगवान को क्यों नहीं मानते? तो प्रपेंदु डॉक्टर को इसके पीछे का कारण बताने लगता है। दरअसल कुछ साल पहले एक दिन उसके पिता, बड़ा भाई और चाचा जी सब दिल्ली में एक बहुत बड़ी पूजा करने के लिए गए थे। उस दिन घर पर सिर्फ प्रपेंदु और उसकी माँ थी।
अब प्रपेंदु के घर के अंदर एक छोटा मंदिर था। पूजा का समय होते ही प्रपेंदु पूजा करने के लिए मंदिर गया, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद में उसकी माँ उसे बुलाने लगी। अब प्रपेंदु भगवान को बहुत मानता था। वो पूजा करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने माँ से कहा, थोड़ी देर में पूजा खत्म करके आता हूँ। लेकिन पूजा खत्म करने के बाद जब प्रपेंदु अंदर जाकर देखता है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि जब वो अंदर गया तो उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी। पास जाकर देखा तो वो चल बसी थी। उसे देखकर प्रपेंदु को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल उसे पता नहीं था कि उसकी माँ परेशान होकर उसे पुकार रही थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो तुरंत ही गुजर गई। इसी घटना के बाद प्रपेंदु भगवान से नाराज हो गया। वो खुद को कोसने लगा कि पूजा करने के चक्कर में वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुमने अपने दिलो दिमाग में कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली है। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है। ये नींद की दवाई ले लेना, इसे खाने के कुछ ही दिन बाद तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं रात में डॉक्टर की दवाई खाने के बाद प्रपेंदु सो जाता है, लेकिन 2-3 घंटों के बाद वो जग जाता है। उसकी नींद खुलती है और वो देखता है वही लड़की फिर से उसका फोन लेकर रील्स देख रही थी। आखिरकार डरते हुए प्रपेंदु उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गई? तो वो लड़की कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बस मैं एक ही बात जानती हूँ कि मैं भूत हूँ और अब तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। अब डॉक्टर की नींद की दवाई खाने के बाद ना सोने वाला प्रपेंदु ये भूत की बात सुनकर बेहोश हो जाता है, यानी कि अब उसे अच्छी नींद आ जाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सुबह प्रपेंदु अपने कजन रुपेश को बुलाता है। रुपेश अब ठीक हो गया था और वो उसे उस भूत लड़की की बात बताता है और रुपेश को उसने भूत भगाने की पूजा करने के लिए बुलाया था। अब रुपेश भी थोड़ा डर रहा था, लेकिन वो वहां पर आकर पूजा वगैरह करके वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी हम देखते हैं सामने ही वो लड़की खड़ी थी, यानी कि ये भूत गया नहीं था। इसलिए प्रपेंदु डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की प्रपेंदु से कहती है कि देखो मुझे देखकर तुम कब तक भागोगे, और जैसा फिल्म में दिखाया जाता है उन भूतों की तरह मैंने तुम्हें डराया तो नहीं ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। देखो यार ऐसा मत करो, मैं एक अच्छी भूत हूँ, बस मुझे पता लगाना है कि मैं कौन हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आई हूँ। अब दोस्तों उस लड़की की बातों से प्रपेंदु समझ जाता है कि ये लड़की क्रिश्चियन है और दरअसल ये लड़की का भूत सब कुछ भूल चुका था, यानी कि हो सकता है कि मरने से पहले उसकी याददाश्त चली गई थी और उसकी मौत कैसे हुई थी ये भी उसे याद नहीं था। उसके माता पिता कौन है, वो कहाँ रहती है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं प्रपेंदु को उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो से कॉल आता है, मतलब कि आज प्रपेंदु का म्यूजिक सुनकर बॉम्बे का म्यूजिक डायरेक्टर विजय त्रिपाठी प्रभावित हुआ था और वो प्रपेंदु से वीडियो कॉल पर मिलना चाहता था। इसलिए स्टूडियो के लोग कहते हैं कि तुम शाम को स्टूडियो आ जाना, तो इसी तरीके से प्रपेंदु स्टूडियो पहुंच जाता है। अब यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर विजय त्रिपाठी ने अपने नए गाने की धुन प्रपेंदु को बजाकर सुनाने के लिए कहता है और उसकी फिल्म के गाने के लिए एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोज करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों उस भूत लड़की को देखने के बाद प्रपेंदु को झटका लगा था। अब तक वो उसके दिमाग से गई नहीं थी, वो थोड़ा डर रहा था, इसलिए यहाँ पर म्यूजिक बजाते वक्त उसका ध्यान नहीं लग रहा था। प्रपेंदु बहुत सारे म्यूजिक बजाता है, लेकिन विजय त्रिपाठी को उसमें से कोई भी पसंद नहीं आता। अब प्रपेंदु को परेशान देखकर वो भूत वहां पर आता है और वो लड़की प्रपेंदु को अपना म्यूजिक सुनाने लगती है और उसी तरह की धुन बनाने के लिए कहती है। फिर प्रपेंदु भी उसे सुनकर उसी तरह से म्यूजिक बजाता है और ये धुन सुनकर वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है। कहता है कि मुझे तुम्हारी धुन बहुत पसंद आ गई है, हम तुरंत इसे रिकॉर्ड करेंगे, तुम बॉम्बे आ जाना। ये बात सुनकर प्रपेंदु भी बहुत खुश हो जाता है। अब उस लड़की के प्रति उसका डर खत्म हो चुका था। वो लोग बाहर जाते हैं, आपस में अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। अब जैसा कि उस लड़की को अपना खुद का नाम और गांव भी पता नहीं था, उस लड़की की एक ही मांग थी कि उसे पता चले कि वो कौन है। तो यहाँ पर प्रपेंदु उसे वादा करता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम थोड़ी डिल्यूजन वाली लड़की हो, इसलिए फिलहाल मैं तुम्हें डिल्लू बुलाऊंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि पुजारी रुपेश का पुराना कर्मचारी श्रीकुट्टन प्रपेंदु के पास जाकर उसे धमकी देने लगा था कि यहाँ पर पूजा पाठ करना बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ। तो तब उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था और दरअसल दोस्तों वो एक्सीडेंट इसी भूत लड़की ने किया था। अब डिल्लू उसे बताती है कि मरने से पहले उसने हाँ शब्द सुना था। तो फिर उसके बाद प्रपेंदु और डिल्लू ये दोनों मिलकर उसकी पहचान कराने की कोशिश करते हैं। वो दोनों छानबीन करते हैं, अपने आसपास के गांव के ग्रेवयार्ड में जाते हैं, वहां पर मरे हुए लोगों के नाम पढ़ते हैं जिससे कि शायद उस लड़की को कुछ याद आ जाए। लेकिन बहुत सारी जगह घूमने पर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरह से अब आगे डिल्लू प्रपेंदु के साथ ही रहने लगती है। इसी दौरान वो देखती है कि प्रपेंदु और उसके पिता के बीच में रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। प्रपेंदु तो अपने पिता से ठीक से बात भी नहीं करता, इसलिए वो इसके बारे में उससे पूछती है। तब प्रपेंदु बताता है कि जब माँ की मौत हुई थी तो उस दिन माँ का पाला हुआ कुत्ता पप्पू बहुत जोर से भौंकने लगा। माँ ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, तो मैं उस कुत्ते को लेकर माँ के बॉडी के पास गया।
वो कुत्ता बहुत शोर कर रहा था। तब पिताजी ने गुस्से में कहा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और मेरे पिताजी को कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस दिन गुस्से में पिताजी ने हमें जाने के लिए कहा, यानी कि अंतिम संस्कार के वक्त मुझे और कुत्ते को वहां से निकाल दिया गया। तो मैं पप्पू को बाहर लेकर गया। उसके बाद से कार्यक्रम खत्म होने तक वो कुत्ता पप्पू और मुझे माँ के पास आखिरी बार बैठने का मौका भी नहीं मिला। माँ के साथ वो आखिरी दिन था, लेकिन वो भी पापा ने छीन लिया। उसी घटना के बाद से हम दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुई। तो ये बात सुनने के बाद डिल्लू उसे कहती है कि जब हमारा किसी से मनमुटाव हो जाता है तो उस पर गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन इससे बातचीत बंद करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें शांत रहकर स्थिति को संभालना होगा। देखो, जिंदगी बहुत ही छोटी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे पिता है, वो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहेंगे। इसलिए तुम अपना गुस्सा छोड़ो और उनसे बात करो। वो भी तुमसे बात करने के लिए बेसब्र हो रहे होंगे। बस बात यह है कि वो दिखाते नहीं है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि तभी प्रपेंदु को बॉम्बे से म्यूजिक डायरेक्टर विराज का कॉल आता है। वो उसे रिकॉर्डिंग के लिए बॉम्बे बुलाते हैं। तो ठीक है, ऐसा कहकर प्रपेंदु बॉम्बे जाने लगता है। साथ ही डिल्लू भी फ्लैट में उसके साथ होती है। अब फ्लैट में उसके साथ बैठने की वजह से डिल्लू को कुछ बातें याद आती है। वो बताती है कि मैं बेंगलुरु में पढ़ाई करती थी और कोची एयरपोर्ट से बेंगलुरु रवाना होती थी। ये सब बातें वो प्रपेंदु को बताती है। प्रपेंदु उससे पूछता है कि क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ याद है, लेकिन डिल्लू को कुछ याद नहीं आ रहा था। खैर, अब बॉम्बे पहुंचने के बाद प्रपेंदु की रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। अब उसके बाद वहीं पर उनकी मुलाकात संध्या नाम की एक लड़की से होती है। संध्या भी एक मलयालम लड़की है और दरअसल म्यूजिक डायरेक्टर विराज त्रिपाठी को प्रपेंदु का रेफरेंस संध्या नहीं दिया था। अब बाद में ये लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। उसके बाद एक जगह पर प्रपेंदु संध्या को थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक काम मिला। संध्या उसे कोई बात नहीं ऐसा कहती है और हम देखते हैं कि संध्या थोड़ी दुखी थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाल ही में संध्या का ब्रेकअप हुआ था। तो प्रपेंदु उसे दिलासा देता है, अच्छे से बात करता है। अब अगले दिन उस पुजारी रुपेश की पूजा थी, इसलिए वो प्रपेंदु को बुला लेता है। तो प्रपेंदु भी सुबह की फ्लाइट से वापस अपने घर जाने लगता है। और दोस्तों उसी फ्लाइट से संध्या भी अपने घर जा रही थी। अब संध्या की ब्रेकअप कहानी सुनने के बाद डिल्लू को याद आता है कि वो भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसका नाम और चेहरा उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। डिल्लू अपने प्यार की बात प्रपेंदु को बताती है। तो प्रपेंदु सोचता है कि ये दोनों अपने रिलेशनशिप में खुश थे। शायद मरने के टाइम पर उस लड़के ने हाँ कहा था, तो डिल्लू को तो अपने रिलेशनशिप में खुश होना चाहिए था। फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? तो दोस्तों ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब वापस अपने देश लौटते हुए रिटर्न फ्लाइट में संध्या और प्रपेंदु अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं। वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं। अब प्रपेंदु अपने घर पर पहुंचता है तो उसके थोड़ी देर बाद उसे संध्या का कॉल आता है। संध्या अगले दिन होने वाले अपने कजन भाई के शादी में प्रपेंदु को इनवाइट करती है और प्रपेंदु से प्यार से बातें भी करती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रपेंदु भी संध्या को लाइक करने लगा है, लेकिन वो शादी में जाने से हिचकिचा रहा था। तो डिल्लू उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, संध्या तुम्हारे एक बहुत अच्छे दोस्त है। इसके लिए वो मान जाता है। अब तभी वहाँ पर प्रपेंदु घर में फर्स्ट एड बॉक्स देखता है। अपने पिताजी के कमरे में जाता है तो वो उस कुत्ते पप्पू को दवाई लगा रहे थे। दरअसल उस कुत्ते को जख्म हो गया था। प्रपेंदु के पिताजी कुत्ते को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये कुत्ता उनकी पत्नी को पसंद था, इसलिए उसकी याद में वो उस कुत्ते की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने उस कुत्ते के शरीर पर दवा पट्टी लगा दी थी। अब ये सब कुछ देखकर प्रपेंदु अपने पापा के पास जाकर उनसे बात करता है। तो बहुत सालों के बाद पिताजी और उसमें जो मनमुटाव थे वो बातचीत करने से हल हो जाते हैं। सारी नफरत खत्म हो जाती है। वो अपने पिताजी से माफी भी मांगता है और फिर वो अपने पिताजी से संध्या ने जिस शादी में बुलाया था वहाँ जाने के लिए कार मांगता है। तो उसके पिताजी उसे कार ले जाने की परमिशन खुशी खुशी दे देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं प्रपेंदु संध्या के कजन ब्रदर की शादी में जाने वाला था। उसके साथ में डिल्लू भी थी। अब शादी में पहुंचकर संध्या और प्रपेंदु एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, गले मिलते हैं। प्रपेंदु और संध्या एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। तब डिल्लू ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। दरअसल डिल्लू को ये अच्छा नहीं लग रहा था, वो जेलस फील कर रही थी। अब शादी की सारी रस्म खत्म होने के बाद जब प्रपेंदु और डिल्लू साथ में कार में घर लौटने लगते हैं तो रास्ते में डिल्लू प्रपेंदु से कहती है कि प्रपेंदु, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये सुनकर प्रपेंदु को तो कुछ समझ नहीं आता कि इसका जवाब क्या दे। प्रपेंदु डिल्लू की बातों को समझने की कोशिश करता है। डिल्लू उसे कहती है कि प्रपेंदु, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मुझे कोई नहीं देख सकता, तो मैं अपने दिल की बात तुमसे ही कहूंगी ना। लेकिन प्रपेंदु यहाँ पर उसे कहता है कि देखो डिल्लू, हमारे बीच प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से मैं संध्या को छू सकता हूँ, उसका प्यार महसूस कर सकता हूँ, उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ, वैसा मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक आत्मा हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन हमारे बीच प्यार पॉसिबल नहीं है।
ये सुनकर डेलुलु दुखी हो जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि सच्चा प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता। एक दूसरे से दूर रहकर भी आपस में लोग बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे को समझना, साथ निभाना, बातें शेयर करना, यही तो प्यार है और हमारे बीच में वो कनेक्शन है। लेकिन अब प्रपेंदु ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। अब ठीक उसी वक्त उसे संध्या का कॉल आता है। कॉल देखकर डेलुलु उसे कहती है कि ठीक है, तुम बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रपेंदु उसे कहता है मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। वो कार का दरवाजा खोलकर निकल जाता है। अब गुस्से में उसने बिना कुछ देखे दरवाजा खोला था और बाहर से गाड़ी गुजरती है, लेकिन लकीली वो एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वो गाड़ी वाला प्रपेंदु को गालियां देते हुए वहां से चला जाता है। फिर प्रपेंदु पीछे पलटता है और डेलुलु प्रपेंदु के गले लग जाती है। तभी प्रपेंदु को सच्चे प्यार का एहसास होता है कि वो भी डेलुलु से प्यार करने लगा है, लेकिन वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब दोस्तों डेलुलु के गले लगते ही उसे सारी बात याद आ जाती है। उसके माता पिता और एक छोटा भाई था, एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार। आपस में ये लोग दोस्त जैसे रहते थे। डेलुलु जो कि बेंगलुरु में पढ़ाई करती थी और वो छुट्टियों पर अपने घर पर आई थी, वो अपने माता पिता को बताती है कि बेंगलुरु में उससे एक लड़का पसंद आ गया है और मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया है, प्लीज आप उससे मिल लीजिए। तब डेलुलु की मम्मी कहती है कि क्या वो तुम्हारे लिए सही है? क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार है? डेलुलु कहती है कि हम दोनों के बीच में अच्छा इमोशनल कनेक्शन है। हाँ, मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है और शादी करने के लिए वो मान जाएगा। और वो एक हिंदू लड़का है, उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा भी है। अब उसकी माँ को ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन डेलुलु के पापा और उसके कहने पर वो मान जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं एक जगह पर डेलुलु उसके माता पिता गाड़ी में आए होते हैं और उस लड़के का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी डेलुलु को उस लड़के का मैसेज आता है कि वो उसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। अब ये बात सुनकर डेलुलु को बहुत ही बुरा लगता है। डेलुलु कहती है कि लगता है उसे पता चल गया कि मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? इस सब से वो निराश हो गई थी। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, सब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती है, तुम फिक्र मत करो, हम घर चलते हैं, तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन डेलुलु कहती है कि नहीं पापा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है, हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं। ऐसा कहकर वो कार से बाहर निकलती है और इसी बीच पीछे से एक गाड़ी आती है जो डेलुलु को टक्कर मार देती है। यहाँ पर जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके पेरेंट्स तुरंत ही डेलुलु को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर डेलुलु को आईसीयू में रखा जाता है। अब डेलुलु के एक्सीडेंट के बाद उसके भाई को स्कूल में पता चल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेलुलु का जो भाई है उसका दोस्त होता है वो लड़का अविनाश। डेलुलु का भाई अपनी बहन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। अब डेलुलु के पिता और उसका भाई डेलुलु के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल डॉक्टर ने कह दिया था कि डेलुलु का ब्रेन डेड हो गया है, वो सिर्फ मशीन पर ही जिंदा है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो कितने दिन ऐसे जिंदा रहेगी ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उसे बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग गई थी। उसका सर, हाथ, पैर सब कुछ टूट चुका था। अब डेलुलु के पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, तो अब उससे गुड बाय कहो, अच्छे तरीके से विदा करो। तो उसका भाई कहता है हाँ, मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके जाने से मुझे बहुत दुख होगा। और तभी डेलुलु की जान चली जाती है और मरते वक्त वो सिर्फ हाँ शब्द सुनती है। इसलिए उसने प्रपेंदु से कहा था कि उसने हाँ शब्द सुना था। अब यहाँ प्रेजेंट में डेलुलु प्रपेंदु से कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरे पिताजी का नाम है दिलीप मैथ्यू, मम्मी का नाम है एनी और छोटे भाई का नाम है चोको। मेरे पिताजी एक बिजनेस चलाते हैं, हमारा एक बंगला है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रह रही थी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद प्रपेंदु डेलुलु से पूछता है कि अब बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है। तो डेलुलु जवाब देती है कि मेरा असली नाम डेलुलु ही है, तुमने मुझे डिल्यूजन कहा था और डिल्यूजन का मतलब होता है माया, तो असल में मेरा नाम है माया मैथ्यू। और इतना कहते ही डेलुलु वहां से गायब हो जाती है। यानी कि वो जानना चाहती थी कि वो कौन थी, तो ये पता चलते ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अब डेलुलु के जाने के बाद प्रपेंदु बहुत ही दुखी हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही जरूरी इंसान को खो दिया। वो अपने घर पर जाकर ये सारी बात अपने चाचा जी को बताता है, तो उसके चाचा जी उसे कहते हैं कि शायद ही तुम्हारे सभी भावनाएं हैं जो सच हो गई है। उस लड़की को उसका प्यार मिल गया, उसे उसका जॉब मिल गया, इसलिए वो मुक्त हो गई। अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तभी उस लड़की डेलुलु की आत्मा को अच्छे तरीके से शांति मिलेगी। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उस लड़की के माता पिता से मिलके आना चाहिए। तो उसके अगले दिन हम देखते हैं प्रपेंदु डेलुलु का घर ढूंढकर उसके घर पर पहुंचता है। वो डेलुलु यानी कि माया की माँ से कहता है कि
मैं माया का दोस्त हूँ, यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि आपसे मिलते जाऊं। माया की माँ प्रपेंदु को अंदर बुलाती है। वो दोनों माया के बारे में कुछ बातें करते हैं। फिर प्रपेंदु माया की फोटो को देखकर उसे महसूस करने लगता है। अब माया की माँ प्रपेंदु को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम वही हिंदू लड़के हो जिसे मेरी बेटी प्यार करती थी। तो दोस्तों प्रपेंदु यहाँ पर हाँ कहता है और वो वहां से चला जाता है और इसी पॉइंट पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।